सबसे पहले नीलम आपके पास, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवारों की 39 नामों की फिर से ऐलान कर दिया गया है, दूसरी लिस्ट। सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे, क्योंकि एक चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर भी हो रही है, नामों पर तो लगातार मंथन हो रहा है, नाम हैरान करने वाले भी, लेकिन 39 के फेर में इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। 39 का चक्कर क्या है? जी बिल्कुल, देखिए 39 का चक्कर इस दूसरी लिस्ट में भी देखने को मिला। जब पहली लिस्ट आई थी तो तब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, पर दूसरी लिस्ट में भी हमने देखा कि 39 नामों पर ही जो है मुहर लगाई गई है और अब तक हम कुल मिलाकर देखें तो 78 नामों की घोषणा कर दी गई है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जो 102 हारी हुई सीटें हैं, जब दूसरी लिस्ट जारी होगी तो करीब 65 या 64 नामों पर जो है मुहर लग सकती है, पर दूसरी बार फिर से जो है 39 नामों पर जो है मुहर लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी शायद किसी अंक गणित को मानते हुए चल रही है कि 39 फिर 39, और अब तीसरी लिस्ट में देखना होगा कि क्या ये 39 का ही चक्कर है या बीजेपी किस रणनीति के तहत काम कर रही है। पर जाहिर तौर पर इस लिस्ट ने सभी को चौंकाया भी है, क्योंकि देखिए 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है यहाँ पर अब विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। वहीं ऐसे नाम भी शामिल है जिनका दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि इन नामों को भी जो है विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम तो नरेंद्र सिंह तोमर का रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर को उनकी संसदीय सीट मुरैना के विधानसभा सीट दिमनी से जो है विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है। इसके पहले भी जो नरेंद्र सिंह तोमर कई बार विधायक भी रह चुके हैं और अब केंद्र की राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे थे, पर एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर जो है अपना दांव खेला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय 2015 से ही मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर थे, केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे और अलग अलग प्रदेशों की कमान उनके हाथों में दी जा रही थी। भाजपा में राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय और उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति से किनारा कर दिया था, पर एक बार फिर से अब उन्हें इंदौर की विधानसभा सीट 1 से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। वहीं प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, ये ऐसे नाम है जो कि पहली बार ही विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। वहीं रीति पाठक सीधी से सांसद, उन्हें सीधी विधानसभा से टिकट दिया गया है। वहीं नामों के चलते जो है 3 जो वर्तमान विधायक है उनके टिकट भी कटे हैं। सीधी से केदार शुक्ल, जो जिनका नाम आदिवासी पेशाब कांड में आया था, उनका टिकट काटा गया है। वहीं मैयर से विधायक नारायण त्रिपाठी, जो कि बागी विधायक है भाजपा के, उनका टिकट कटा है। तो वहीं इसके अलावा जालम सिंह पटेल नरसिंहपुर से विधायक है और अब इस सीट से उनके भाई यानी कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को उतारा जा रहा है। तो देखिए सियासी गणित हम समझे तो कहीं न कहीं जीत का दांव सुनिश्चित करने के लिए ये इन बड़े नामों को जो है विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। और साथ ही साथ अब देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना सीएम का चेहरा घोषित किए हुए चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में ये जो 3 नाम है, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर, कहीं ना कहीं इनका नाम सीएम के दौड़ में माना जाता रहा और अब इन तीनों को ही विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है। और साथ ही साथ जो बाकी के अगर हम नाम पर चर्चा करें तो ये वो सभी नाम है जिस पर बीजेपी का कहना है कि हम सिर्फ उन्हें टिकट दे रहे हैं जिनका हम जी सुनिश्चित कर सके, क्योंकि तमाम वो सीटें हैं जहां पर हालांकि तमाम केंद्रीय मंत्री कई मंचों से ये कह चुके हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये तक कह चुके हैं कि हम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन क्या सीएम फेस को लेकर भी जो एक बड़ी बात आपने अब तक ये इस एनालिसिस में की है कि ये क्या सीएम फेस को लेकर भी आगे की रेस में 3 बड़े नाम, क्या यहां से भारतीय जनता पार्टी कुछ और विकल्प की तरफ भी आगे बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए ये 3 नाम जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल शामिल है, इन तीनों का नाम कहीं न कहीं चुनावी साल में सीएम के नाम के लिए देखा जा रहा था, सुना जा रहा था। हालांकि अब तक बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर किसी के भी नाम पर मोहर नहीं लगाई है। जब भी ये सवाल बीजेपी संगठन से किया जाता रहा है, आलाकमान से किया जाता रहा है कि सीएम का चेहरा कौन, तो बीजेपी की तरफ से यही जवाब आया है कि बीजेपी संगठन वाली पार्टी है और सभी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता मंत्री ये जरूर कहते हुए नजर आए कि हमारे जो मुख्यमंत्री वर्तमान है शिवराज सिंह चौहान, उनके नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, पर आधिकारिक तौर पर किसी ने भी कुछ स्पष्ट नहीं किया था। ये 3 नामों पर लगातार जो है कयास भी लगाए जाते रहे, चर्चा भी होती रही और सीएम इन वेटिंग, यहाँ पर एक टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीएम इन वेटिंग। तो ये तीनों नाम जो है उस दौड़ में जरूर शामिल रहे हैं और ऐसे में इन्हें विधानसभा चुनाव में उतारना जरूर बीजेपी किसी एक खास रणनीति के तहत काम कर रही है। और अब जब इन तीनों को जो है विधान
विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बात फिर सामने आ रही है कि क्या इन 3 चेहरों में से किसी एक चेहरे को सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि ये जरूर देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जो है, जो हमेशा से ही सबको चौंकाने का काम करती है, चुनाव में भी हमने देखा कि पहली लिस्ट एकाएक जारी कर दी गई थी, दूसरी लिस्ट में भी ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जिनका कोई लगभग अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। ये जरूर कहा जा रहा था कि कुछ सांसदों को जो है इस बार विधानसभा में उतारा जा सकता है, पर जिन चेहरों की हम बात कर रहे हैं उनका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहा था। तो ऐसे में चौंकाने का काम बीजेपी लगातार कर रही है। चौंकाने वाला नाम तो दुर्गेश जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह का भी है। महाकौशल के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को 2018 में निराशा हाथ लगी थी। महाकौशल पर बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस और सबसे बड़ा शहर जबलपुर, जहां पर 8 विधानसभा सीटें आती हैं। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारना कैसे समझे इसे? और यहां से, क्योंकि राकेश सिंह एक बड़े नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद है, अपने काम के लिए जनता के बीच में पकड़ के लिए उन्हें जाना जाता है। देखिए, इस तरह की रणनीति इस बात को दर्शाती है कि बीजेपी ने अब तक जो सर्वे किया था उस सर्वे में कहीं ना कहीं वो पीछे रह रही थी, खासकर उन सीटों पर जो कांग्रेस की पहले से हैं और जो जहां पर कांग्रेस के बड़ी नेता अभी विधायक बने हुए हैं और वहां का सर्वे ठीक नहीं गया था। यही वजह है कि पहली 39 की जो लिस्ट आई थी उसमें भी हमने वो नाम देखे और वो विधानसभा सीट देखी जहां पर बीजेपी को हार मिली थी। दूसरी सीट में भी हमने उन्हीं विधानसभाओं को नाम ज्यादा देखा जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी 2018 में हार गए थे। कुछ एक सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी को 2018 में हार मिली थी। और सीधा सा गणित ये है आदर्श कि 2018 में बीजेपी ने जो बड़ी गलती करी थी टिकट वितरण को लेकर, वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती है, क्योंकि 2018 में हमने देखा था आदर्श कि बहुत सारे नाम और या यूं कहे कि तकरीबन 40 से 45 नाम ऐसे थे जिनके नामों पर विरोध था, चाहे कांग्रेस कार्यकर्ता का है, पदाधिकारियों का है और चाहे जनता का है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने उन्हीं प्रत्याशियों को मैदान पर उतारा था। केवल एक एग्जांपल दूंगा आपको आदर्श, जबलपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2013 के तमाम प्रत्याशियों को वापस मैदान में उतार दिया गया था, जबकि उनमें से कुछ प्रत्याशी ऐसे थे जिनका सर्वे पूरी तरीके से एंटी था और यह तय माना जा रहा था कि अगर इन्हें टिकट मिली तो बीजेपी इस विधानसभा सीट से हार जाएगी, और हुआ भी यही। 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 गंवानी पड़ी और वो 4 में भी शहरी विधानसभा क्षेत्र में केवल 1 सीट ले पाई थी, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ही केवल 3 सीट ले पाई थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 2018 में जो टिकट वितरण को लेकर गलतियां की थी वो 2023 में नहीं दोहरा रही है बीजेपी, और यही एक सबसे बड़ा दांव हम बीजेपी का कह सकते हैं जिस पर अभी तक कांग्रेस पीछे रह गई है। 7 सांसदों को मैदान में उतारना इस बात की रणनीति की ओर इशारा करता है आदर्श कि बीजेपी इस बार कोई चांस लेना नहीं चाहती है। इन सांसदों को केवल इनकी विधानसभा सीट की ही जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है इनके आसपास की सीटों पर भी अपना प्रभाव छोड़ने की, क्योंकि ये तमाम वो सांसद हैं जो 2019 की विधानसभा सीटों में 3 लाख, क्योंकि दुर्गेश, एक सांसद की पकड़, क्योंकि लोकसभा के अंदर कई विधानसभाएं सीट आती हैं, तो ऐसे में एक सांसद की पकड़ पूरे आसपास के इलाकों पर रहती है। शायद यही एक रीजन हो सकता है कि कवर करने का प्रयास होगा। लेकिन नीलम, एक तरफ तो क्या ये समझें कि मध्य प्रदेश की आगे की भारतीय जनता पार्टी की सियासत को तय करने के लिए दांव चला गया है। दूसरा सवाल ये कि ये अगर यहां से, क्योंकि केंद्रीय मंत्री इसमें चुनावी मैदान में उतारे गए, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसी ने नहीं सोचा था कि वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि केंद्र से एक मंत्री को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेजा जा रहा है, वो भी ऐसी सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। सवाल यह है कि अगर यहां से भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से, अगर मान लीजिए जो उनका एक्स फैक्टर है वो काम नहीं करता है, तो क्या यहां से फिर आगे की भारतीय जनता पार्टी की, क्या इन तमाम नेताओं की भी हम सियासत खत्म देखेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम इन केंद्रीय मंत्रियों के नामों पर गौर करें तो यहाँ पर बीजेपी ने न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि इनके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपना दांव खेला है। जिन केंद्रीय मंत्रियों को या सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, ये जरूर देखा जा रहा है, जैसा कि हमारे साथी दुर्गेश ने भी इस बात का जिक्र किया कि एक सांसद का जो क्षेत्र होता है उसमें कई विधानसभा आती है या आसपास के कई क्षेत्रों में उनका प्रभाव रहता है। तो ये जरूर सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि उन तमाम विधानसभा क्षेत्र
होंगे तो जो इनके आसपास लगते हैं उन पर भी इनका प्रभाव देखा जाएगा। वही बात अगर हम करें कि अगर इनका एक्स फैक्टर काम नहीं करता है या किसी वजह से इन्हें हार का सामना करना पड़ता है तो देखिए इनके लिए लोकसभा चुनाव के रास्ते थोड़े से जरूर मुश्किल हो सकते हैं। एक विकल्प जरूर रहेगा कि इन्हें लोकसभा से टिकट दी जाए, पर क्योंकि बीजेपी हमेशा अपनी रणनीति और सर्वे के आधार पर काम करती है और मध्य प्रदेश में हमने देखा कि तमाम सर्वे इस बार बीजेपी की तरफ से किए गए। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का सर्वे अश्विनी वैष्णव ने दौरे किए। दूसरे राज्यों से विधायक आए, उनका अपना एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसके अलावा लगातार केंद्रीय आला कमान भी मध्य प्रदेश में काफी सक्रिय रहा। अमित शाह जब भी आए तो उनकी अपनी एक रिपोर्ट तैयार की गई। तो इन तमाम सर्वे और रिपोर्टों के आधार पर जो है हमेशा कहा गया कि उम्मीदवारों को जो है टिकट दी जाएगी। जो दावेदारी कर रहे हैं उनकी दावेदारी करने से कुछ नहीं होता, अगर सर्वे में उनका रिपोर्ट कार्ड ठीक होगा तो ही उनको जो है टिकट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी अपनी एक सर्वे रिपोर्ट रही है, इसके अलावा आरएसएस की भी सर्वे रिपोर्ट रही है, संगठन की अलग से सर्वे रिपोर्ट रही है। तो इन तमाम सर्वे रिपोर्ट्स के आधार का जो निचोड़ निकला है उसके बाद जो है इन दावेदारों को जो है टिकट दिया गया है। तो ये जरूर एक सवाल इनके राजनीतिक करियर के लिए है कि अगर इतने बड़े चेहरे विधानसभा चुनाव में उतारे जा रहे हैं और किसी कारण से अगर ये हार जाते हैं तो क्या लोकसभा के रास्ते इनके लिए बंद हो जाएंगे? क्योंकि वापस से अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो उसमें तो 5 साल का एक लंबा समय है। और अगर हम इन सभी का उम्र देखें, खासतौर पर प्रहलाद सिंह पटेल की हम बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की हम बात करते हैं, तो इनके लिए कहीं ना कहीं राकेश सिंह की हम बात करें तो उम्र का जो एक फैक्टर जो बीजेपी में काम करता है ये इनके लिए अगले विधानसभा चुनाव में आड़े आ जाएगा। पर लोकसभा चुनाव जो कि अगले साल ही मई में लगभग संभावित रहेंगे तो उनके रास्ते क्या इसके लिए खुले रहेंगे या नहीं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं बिल्कुल, यानी कि एक एज फैक्टर को देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का ये दांव माना जा सकता है। और यहां से ये भी एक कहा जा सकता है कि बीजेपी की केंद्रीय लिस्ट से इन नेताओं की अब कहीं ना कहीं स्थिति ये हो गई है कि इन्हें अब राज्य में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया।